मानव रोग पार्ट 10 लेकर हाजिर हूँ मैं आपके सामने। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुशहाल होंगे। आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मैंने इस सीरीज को बढ़ा दिया है, संभवतः ये आखिरी सीरीज हो मानव रोग संबंधी। मैंने 10 पार्टों में ये प्रयास हमारा रहा है, मैंने बड़ा करने का प्रयास किया है और मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा। और मैंने हमेशा आपसे कहा है कि मेहनत करते रहें, ये ना सोचें कि कंटेंट बड़ा दे पा रहे हैं, क्योंकि इससे भी बड़ा कंटेंट होगा। ऐसा नहीं कि मैंने सब कुछ कर दिया है, नहीं, मेरी कोशिश है ज़्यादा करूं और आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप ज़्यादा ग्रहण करें। तो पार्ट 10 में आपका स्वागत करता हूं। तो जहां हम लोग वाकई में उन सारे रोगों के बारे में अध्ययन कर लिया है, महत्वपूर्ण रोगों की जानकारी हम लोगों ने हासिल कर ली है, और अब हम वास्तविकता यह है कि उन रोगों की बात करने वाले हैं जो असंक्रामक हैं। असंक्रामक रोगों की बात करने वाले हैं, क्योंकि संक्रामक तो चले गए, असंक्रामक ये क्लियर। क्योंकि संक्रामक रोगों में जहां हमने वायरस जनित रोग देखा, जहां हमने जीवाणु जनित रोग देखा, जहां हमने परजीवी से होने वाले रोग देखे, जहां हमने फीता कृमि से देखा, जहां हमने कवकों से संबंधी रोग जाने, उन तमाम पार्टों का क्रमबद्ध अध्ययन आप करेंगे तो पूरी सीरीज में आपको उन तमाम पहलुओं को जानने का बेहतरीन अवसर प्राप्त होगा। और इनके माध्यम से, जो कि हम अपने डिस्क्रिप्शन में बार बार टाइप करते रहते हैं कि ये आपके लिए है, आपने तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। मैं मानता हूं कि आप तैयार चल रहे हैं, आप अपनी तैयारी को और बेहतर करिए, ये हमारा प्रयास है। हमारा प्रयास इसलिए छोटा नहीं है, हमने गोल छोटा नहीं रखा है, हमारा मतलब है कि आप बेहतर कर पाएं। इसी उद्देश्य के साथ असंक्रामक रोग के साथ मुखातिब हूं एक नई कक्षा के साथ, और जिसमें पहला ही मैंने रोग लिखा है कैंसर। लीजिए, खतरनाक, बहुत ही खतरनाक है कि नहीं है? ये तो बहुत ही खतरनाक रोग है, बहुत प्रचलित है। ऐसा लगता है जैसे मैं इनके बारे में बहुत कुछ जानता हूं, है ना? लेकिन बहुत कुछ नहीं जानते आप, बहुत कुछ जानना है आपको। कैंसर होता क्या है, इतना पहले समझना है। कैंसर होता क्या है? कैंसर, सच पूछो, हकीकत में हमारे शरीर की अगर सामान्य क्रिया सामान्य रूप से संचालित है तो हम कोई रोगी थोड़ा हैं। सामान्य क्रियाएं असामान्य रूप से हो जाएं तो हम रोगी हैं। हमारी कोशिकाएं, हमारे शरीर का रूल है, हमारे शरीर में यह व्यवस्था है कि कोशिकाएं जीर्ण शीर्ण हो जाने के बाद मर जाती हैं, और मृत कोशिकाएं धक्का देती हैं तो हमारे नाखून वगैरह बाहर चले जाते हैं, फिर हम उन्हें काट करके फेंक देते हैं। ठीक है, ये रूल है, ये रेगुलेशन है, लेकिन ये बिल्कुल अलग है। कैंसर में होता क्या है, कोशिकाएं इकट्ठा होने लगती हैं। साधारण भाषा में या दूसरी भाषा में मैं ये कह दूं कि ये हमारे नियमों का पालन ही नहीं करते हैं। कैंसर में जो कोशिकाएं हैं ये हमारे शरीर के नियम के विरुद्ध चली जाती हैं और अपना एक अलग रेगुलेशन बना लेती हैं, जिन पर से मस्तिष्क का भी कंट्रोल हटा देती हैं। मस्तिष्क भी इस बात से अनभिज्ञ हो जाता है, नहीं तो आपसे चिल्ला चिल्ला के कहता कि अरे पगला क्या कर रहा है, पूरा इकट्ठा हो रहा है ना? मस्तिष्क भी तो हमसे ऐसा कहता, लेकिन ऐसा कभी किसी ने सुना ही नहीं, चले तो आपको पता ही नहीं चलता कि हमें कैंसर हो रहा है, क्योंकि इसके जो शुरुआती लक्षण है बहुत ही मामूली हैं। आपके हाथ पैर में दर्द होने लगेगा, आपके पैरों में दर्द होना, बार बार आपकी मांसपेशियों में दर्द होना, क्या इस बात से आप, कोई भी व्यक्ति, हमारे भारत का 130 करोड़ जनसंख्या में से 10 करोड़ घटा दीजिए जो बड़े लोग हैं, उनकी बात छोड़ दें, वो तो बात बात पे चेकअप होता होगा, लेकिन सामान्य जीवन जीने वाले हम जैसे लोगों को आप जरा बताना कि हम लोग क्या इतना चेकअप करा पाएंगे? पैरों में दर्द होगा तो हम कैंसर जांच कराने चले जाएंगे? नहीं ना, हम कहेंगे चलो कुछ दवाई खा लेते हैं, और जब हम दवा लेते हैं अगर वो कैंसर हो रहा है तो फिर वो तो और भी खतरनाक है, कोशिकाओं को बढ़ने के लिए और भी प्रेरित करेगा, वो एंटीबायोटिक दवाएं और भी मजबूत बना देंगी इसे। फिर ये कैंसर आपकी उसी जगह जगह कोशिकाओं में एकत्रित होने लगेगा, यानी कहीं का भी कैंसर हो सकता है। कैंसर आपके शरीर में किसी भी स्थान पर हो सकता है। तो
एक तो कैंसर ये होगा कि कोशिकाओं का गुच्छा बनेगा और धीरे धीरे ये गांठ बन जाएगी, और फिर इसके बाद जब आपको दर्द होगा कभी पता चलेगा, जब आप जांच कराने जाएंगे तब डॉक्टर साहब जब उसको देखेंगे तब कहेंगे अरे भगवान ये तो मेटास्टेटिस हो गया है। क्या हो गया है? मेटास्टेटिस। सुनिएगा, हमने बोला क्या? मेटास्टेटिस हो गया है। इसका मतलब हुआ अभी अगर आप उचित समय पर पहुंचे हैं तब की बात मैं कह रहा हूं। मेटास्टेटिस हो गया है यानी प्राइमरी स्टेज में है। कौन? कैंसर। कैंसर है और किस स्टेज में? प्राइमरी, यानी फर्स्ट फेज चल रहा है। इसे हम प्राइमरी ट्यूमर भी कहेंगे, प्राइमरी ट्यूमर कहेंगे। अब ध्यान देना, कैंसर की ये कोशिकाएं अगर ब्लड में हैं, कैंसर की ये कोशिकाएं अगर ब्लड में हैं, होंगी क्यों नहीं भाई, नसें तो हर जगह हैं। इनके जो गांठ है ना, अगर वो गतिशीलता अपना लेंगे, क्योंकि कुछ समय बाद इन गांठों में जब सड़न होगा, ध्यान से सुनते रहिएगा, क्योंकि आप जब पहुंचे डॉक्टर साहब के पास तो गांठें काफी मजबूत थी। डॉक्टर साहब ने जब इसको देखा, जब इसकी बायोप्सी हुई, जब इसकी जांच हुई, तो डॉक्टर साहब को लगा कि वो अभी तो हाल फिलहाल इसको काट के निकाल दें तो बचाया जा सकता है। और सचमुच उचित समय पर ऑपरेशन हुआ, आपका शल्य चिकित्सा अपनाई गई, तो इनको काट करके निकाल दिया जाएगा। क्लियर? तो आप बच सकते हैं। कुछ समय और बीत गया, आप नहीं जान पाए, दर्द हो रहा था, दवा ले रहे थे, नहीं समझ पाए आप, और जब इसमें सड़न ज्यादा हो गया तो इनके जो टुकड़े हैं वो कट करके रक्त के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाएंगे। जहां पहुंचेंगे वहां भी कैंसर ला देंगे, लेकिन फिर भी वह कैंसर उसी नाम से जाना जाएगा जहां उसका मूल स्थान था। ठीक है, उसके आगे केवल यही मेटास्टेटिस लगा दिया जाएगा। अब वो कैंसर चाहे जहां पहुंचे, ये इसके नाम से ही जाना जाएगा, क्योंकि वह उसका शुरुआत जहां हुआ है वो उसका मूल स्थान बना रहेगा। क्लियर है ना? तो हमारा प्रश्न आपसे था कि कैंसर फेफड़े में हो जाए तो क्या उसे फेफड़े का कैंसर कहेंगे? अगर उसका मूल स्थान ब्लड रहा हो तो फिर नहीं, क्योंकि फिर उसे हम ब्लड ही मानेंगे। ध्यान दीजिएगा, ब्लड का एक क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ल्यूकेमिया। इसका नाम सुना है आपने, ये प्रश्न पूछा गया एग्जाम में। ल्यूकेमिया का संबंध किससे है? तो कहिएगा ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है, और ये कैंसर किस में होगा? ब्लड में। ठीक है, ब्लड में होगा। और इससे निजात दिलाने के लिए आपको एक पद्धति अपनाई जा रही है, कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी ये पद्धति अपनाई जा रही है। और कीमोथेरेपी के जनक कौन है? पाउल एहरलिच। ये है कीमोथेरेपी के जनक, यानी कीमोथेरेपी लाने वाला व्यक्ति कौन था? पाउल एहरलिच थे। और इन्हें हम रसो चिकित्सा का भी जनक कहते हैं। आधुनिक रसो चिकित्सा का जनक किसे कहा जाता है? तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो ही बताइएगा, जनक हैं। और कीमोथेरेपी के भी जन्मदाता कौन है? यही महाशय हैं। क्लियर है? तो ये तो कैंसर से प्रश्न तो बन ही सकते हैं, जो भी आप देख रहे हैं इस तरीके के प्रश्नों से मुखातिब आप हो सकते हैं। कैंसर वाकई में बहुत ही खतरनाक है, लाइलाज बीमारी है। ये संक्रमित नहीं है, एक दूसरे को छूने से, स्पर्श करने से, उनके साथ उठने बैठने से, इनकी सेवा करने से, इनके साथ खाने से आपको कैंसर नहीं हो जाएगा। आ रही हमारी बात समझ में? कैंसर ना ही आनुवांशिक है। ऐसा नहीं कि हमें कैंसर है तो हमारी पीढ़ी में कैंसर रहा होगा या आगामी पीढ़ी में कैंसर होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये आनुवांशिक नहीं है। हमारी बातें आप समझ गए होंगे। कैंसर से निजात दिलाने के लिए, कैंसर जैसी महामारी आप मान के चलें, ऐसे रोग से आपको बचाने के लिए 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी आप याद रखें। इसीलिए हमने आपसे कहा था कि महत्वपूर्ण कंटेंट के साथ मैं हमेशा आपसे मुखातिब होता हूँ, हमेशा कुछ
अलग क्वेश्चनों के साथ आपको जोड़ने का प्रयास हमारा रहता है। आपका क्लास जाया ना हो, आपके दिए गए मिनट नुकसान में न जाएं, इसलिए हम हमेशा प्रयासरत रहते हैं। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अगला रोग देखिएगा, अगला है सीजोफ्रेनिया। सीजोफ्रेनिया, इसका शाब्दिक अर्थ में बता दूं तो मनोविदलता। आप कहोगे सर अभी भी नहीं समझे। जी हाँ, नहीं समझे होंगे तो आप समझाऊंगा, अब समझ जाओगे। दिल का टूटना, दिल का टूटना। वैसे तो ये दिल मैंने केवल लिखा ही लिखा है, सच पूछो तो मन टूट जाएगा, है ना। किसी का दिल नहीं टूटता है। लोग वो पता नहीं क्यों कहते हैं कि दिल टूट गया, मेरा दिल आपने तोड़ा है। सच में दिल किसी का नहीं टूटा है, मन टूट जाता है। टूटने का मतलब ये हुआ कि आपका मस्तिष्क काम नहीं करता है, आपका मस्तिष्क कल्पनाओं को सही मान लेता है। सीजोफ्रेनिया का रोगी कल्पना को सही मानेगा। लीजिए, कल्पना को सही, यानी इसका जो मस्तिष्क होगा ये काल्पनिक विचारों वाला होगा, ये कल्पना को सही मानने लगेगा। आपको मैंने क्या क्या बता दिया। मन टूटा है, दिल नहीं। सीजोफ्रेनिया का संबंध किससे है? मस्तिष्क से है। मस्तिष्क प्रभावित हो जाएगा। ऐसे रोगी के सामने अगर आप बात कर रहे होंगे किसी से, तो इसे पहली बात तो यही लगेगा कि ये हमारे खिलाफ षड्यंत्र बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? षड्यंत्र बना रहे हैं। इसका मतलब ये काल्पनिक सोचेगा, अरे भगवान, अच्छा हमारे बारे में कुछ सोच रहे हैं क्या? तो षड्यंत्र सोचेगा, षड्यंत्र बना रहे हैं। ऐसे लोगों का भगवान से कनेक्शन होता है। ये अपने आप को सोचते, अच्छा मैं डायरेक्ट बात करता हूँ उनसे। अच्छा हाँ हाँ हाँ, कहीं बैठे रहेंगे ना अकेले, फिर इसके बाद अच्छा अच्छा, नहीं नहीं नहीं, फरवरी में बरसिएगा आप। अच्छा 16 जून से, ठीक है ठीक है। ये बात करेंगे भगवान से कि 16 जून से बारिश हो जाएगी। फिर कहेंगे अच्छा ठीक है ठीक, नहीं रहने दीजिए, पड़ोस की बारात आएगी 19 तारीख को, उस दिन ना बरसिएगा। आप इनकी भावनाओं को सुनोगे तो आप डर जाओगे, और इन्हें हमेशा ये लगेगा कि इन पर किसी ने दबाव बनाया हुआ है, ये किसी भूत प्रेत के साया में है। ये ऐसे ही अलग अलग नाटक, अलग अलग व्यवहार आपके सामने प्रदर्शित करेंगे। आपको लगेगा कि सचमुच इन्हें किसी भूत ने पकड़ लिया, क्योंकि ऐसा बिहेवियर करेंगे। ये अपनी आवाज़ को बदल देंगे। जब आप इन्हें पूछोगे आपके अंदर कौन है, तो ये बताएंगे भी पिपरा पर के बरम है। ये आपको बताएंगे भी कि वहाँ से हम आ गए हैं। या आपको यह भी बताएंगे, अरे नहीं नहीं, एक छोटा सा बच्चा तालाब में डूबा था, मैं उसी की आत्मा हूँ, इसके अंदर बैठी हूँ। ये रोगी जो हैं सिजोफ्रेनिया के, ये वाकई में ये अपने आप को भगवान समझ लेते हैं, यानी भगवान से अपना लिंक समझते हैं। भगवान खुद को नहीं समझते, भगवान से अपना लिंक समझते हैं। और ये हमेशा ये महसूस करते हैं कि मेरे ऊपर किसी का साया है, कोई मेरे ऊपर दबाव डाल रहा है, मैं किसी के कंट्रोल में चल रही हूँ या चल रहा हूँ। हमारी बातें समझ रहे हैं? सिजोफ्रेनिया का रोगी कहीं भी मिल सकता है। आसान सा इलाज इसका है। आसान सा इलाज क्या है? ऐसे रोगियों को घरेलू चिकित्सा के माध्यम से भी थोड़ा बहुत डाइवर्ट आप कर सकते हैं। आप इन्हें खुश रखने का प्रयास करें, आप इनके सहनशील विचारों को, आप इनके इच्छुक विचारों को त्यागें ना। ये जो चाहते हैं इन्हें करने दें, तो ये ठीक हो जाएंगे। अन्यथा फिर ये अपनी जिंदगी को गंवा देता है ये व्यक्ति इसी चक्कर में, क्योंकि ये सब कुछ गलत सोचता है ना, इसे हर चीज़ गलत लगेगी। ये किसी वृक्ष को देख लेगा तो उसे पहाड़ नजर आएगा। आ रही बात समझ में? तो खतरनाक रोग है यह भी, सिजोफ्रेनिया, जिसमें मन विदलित हो जाएगा, हमारा दिल टूट जाएगा, हम कल्पना में जीने लगेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मान के चलें कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। महत्वपूर्ण अब कुछ और भी रोगों की बात मैं कर लेता हूँ। एक है एलर्जी। एलर्जी, इसके बारे में भी आप जान ही रहे हैं। ये बहुत बड़ा मसला नहीं है, लेकिन फिर भी जानकारी होनी चाहिए हमें। ये असंक्रामक है, ऐसा नहीं कि हमें एलर्जी तो आपको हो जाएगी। एलर्जी का मतलब होता है, एलर्जी का मतलब होता है कि आपको आपकी जो शरीर है किसी चीज़ को स्वीकार करना नहीं चाहती। हर व्यक्ति का अपने शरीर का अपना अपना एक अलग फंडा होता है। आपको किसी को मीठा पसंद है, किसी को तीखा, किसी को कुछ चीज़ पसंद आती, किसी को कुछ चीज़ पसंद नहीं आती। ये तो बात आपको पता है ना। तो शरीर की अपनी पसंद है। शरीर जिसे नापसंद करेगा ना, शरीर जिसे नापसंद करेगा, बस इतना ही समझ लो, शरीर जिसे नापसंद करेगा वही एलर्जी है।
और अगर वो फिर भी हमारे शरीर में आ गया तो हमें कोई ना कोई रोग दे जाएगा। जैसे अगर आपको धूल पसंद नहीं है और धूल में आपको लाया जाए, आपके शरीर को धूल पसंद नहीं है और धूल में आपको लाया जाए, धूल मिट्टी में आपको बैठाया जाए या ऐसे मार्ग से या ऐसे रास्ते से आपको गुजारा जाए, तो आपको जुकाम होने की संभावना बन जाएगी। आपके शरीर में छोटे छोटे दाने निकल आएंगे जिन्हें आप फुंसी वगैरह कह सकते हैं। तो ऐसे खतरनाक चीज़ें हो सकती हैं। कभी कभार त्वचा में बहुत जलन होने लगता है। ये सारी बातें आप जाने तो एलर्जी पे बहुत बड़ी बात, बड़ी चर्चा नहीं करनी हम लोगों को, बस इतना समझ लें हमारा शरीर जिसे नापसंद करता है वही एलर्जी है। और अगर ये शरीर में हमारे आ गए तो इनसे हमें कोई ना कोई रोग जरूर हो जाएगा। क्लियर है बात। एक और रोग आप बता दूं मैं आपको, एक है मिर्गी। बहुत ही सुना है आपने, इसको देखा भी होगा आपने। मिर्गी आने वाले व्यक्ति के मुख से झाग वगैरह निकल आते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसमें क्या प्रभावित होता है, इतनी बात ध्यान रखिएगा। मिर्गी में मस्तिष्क प्रभावित होता है। यह भी असंक्रामक रोग है। ऐसा नहीं कि मिर्गी वाले व्यक्ति के पास बैठोगे तो आपको भी मिर्गी आने लगेगी, आपके अंदर भी कुछ चला आएगा, ऐसा नहीं है। मिर्गी जिन्हें आ रहा है उनका मस्तिष्क का कोई हिस्सा प्रभावित हो चुका है। उनके मस्तिष्क में कहीं विकार आ गया है जिसकी वजह से उन्हें क्या आ रहा है, मिर्गी आ रहा है। क्लियर है ना। तो हमने मिर्गी की भी चर्चा कर ली। और मिर्गी के बाद एक महत्वपूर्ण रोग है लकवा, जिसे आप पैरालाइसिस कहते हैं, है ना। लकवा यानी पैरालाइसिस। तो जो लकवा है इसमें होता क्या है, जहां तक मेरा मानना है सबको पता है, लकवा में कोई विशेष अंग, एक तरफ का या इस तरफ का, किसी भी तरफ का कोई विशेष अंग प्रभावित हो जाता है, जिनसे फिर आप वर्क वगैरह, काम वगैरह नहीं कर पाते हैं। बहुत भयानक लकवा होगा तो आप महसूस भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पूरा प्रक्रिया ही डिस्टर्ब हो जाएगी। लेकिन ऐसा समझना, आपने लकवा देखा होगा, आपने बहुत आयत लोगों को देखा होगा कि मुख में अगर लकवा हो जाता है तो उनको खाने पीने में, बोलने में बड़ी समस्या आती है। आपको मैं बता दूं, ये इतने खतरनाक लोग हैं कि इन्हें जानना इसलिए जरूरी क्योंकि इसमें भी मस्तिष्क ही प्रभावित होगा। केवल याद रखें, आप एग्जामिनर यही बात करेगा और आप अपने आप को, अपने समाज को, अपने परिवार को, अपने चाहने वालों को इससे आगाह कर सकते हैं। जानकारी होनी जरूरी है। हमें याद तो हो ही गया बहरहाल, लेकिन हमें जानकारी भी जरूरी है कि होता क्या है इसमें। लकवा में होता क्या है, आपकी नसों में ब्लॉकेज आता है। क्या बोला हमने, लीजिए, नसों में ब्लॉकेज आएगा। नसों में ब्लॉकेज, किस्मत खराब है ना तो ब्रेन हैमरेज हो जाएगा। ब्रेन हैमरेज समझ रहे हैं, नसें फट जाएंगी दिमाग की और फिर आपको दुनिया से पलायन करना पड़ेगा। नसों में ब्लॉकेज आएंगे, इसका मतलब क्या हुआ, नसें ब्लॉक हो जाएंगी। जैसे आपको मैं बता दूं, एक रोग के साथ और जोड़ देता हूं, फिर आप इस बात को भली भांति समझ जाएंगे। और ये इस लास्ट ही रोग मान के चलिए, मधुमेह यानी डायबिटीज, जिसे हम शुगर कहते हैं, जिसे हम डायबिटीज कहते हैं, जिसका विश्व मधुमेह दिवस भी मनाया जाता है। वो हम इंगित ही कर दें, 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस, इस बात को याद रखिएगा, विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को शुगर है, इसका मतलब साफ है कि उस व्यक्ति के शरीर में शुगर लेवल बढ़ रहा है, यानी मिठाई की मात्रा बढ़ रही है। इंसुलिन का और शुगर का जो आनुपातिक मसला है हमारे बॉडी में, वो हकीकत में सही रूप से क्रियाशील नहीं है, उनका अनुपात बिगड़ चुका है। और जब शुगर आनुपातिक रूप से बढ़ जाएगा तो फिर यही शुगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा, यही शुगर आपकी नसों में ब्लॉकेज लाएगा, यही शुगर आपकी नसों में क्या लाएगा, ब्लॉकेज लाएगा। यही ब्लॉकेज जब बहुत ज़्यादा तीव्र हो जाएगा, आपके मस्तिष्क के पास रक्त को नहीं जाने देगा, क्योंकि मस्तिष्क की नलिकाएं बहुत पतली होंगी। अगर वहाँ रक्त नहीं पहुँच पा रहा है तो इनमें ब्लॉक हो जाएगा और ये ब्लास्ट कर जाएंगी, अर्थात ये फट जाएंगी। और जब ये फट जाएंगी तो आपको ब्रेन हैमरेज होगा और आपकी डेथ हो जाएगी।
ये इसकी क्लियरिटी है। आप जरा ध्यान देना, जब नसों में ब्लॉकेज आएगा तो मस्तिष्क क्रियाशीलता छोड़ने लगेगा, क्योंकि बेचारे के ऊपर तूफान पड़ा है तो आपके बारे में क्या सोचेगा। आप जरा सोचो, मस्तिष्क अगर क्रियाशील ना रह जाए तो आदमी सड़कों से कागज उठाने लगता है, रोड के किनारे बोतल उठाने लगता है, क्योंकि मस्तिष्क अब बता ही नहीं पा रहा कि आप गलत कर रहे हो। मस्तिष्क अब ये सूचित नहीं कर पा रहा है कि ये काम गलत है। ऐसे लोगों को आपने देखा है जिन्हें आपने पागल कहा है, सच में वो भी एक मनुष्य ही है, वो भी अपने जीवन के दर्द को पता नहीं कैसे जी रहे हैं, क्योंकि अब वो कुछ जान ही नहीं पा रहे होंगे, क्योंकि वो बिल्कुल अलग हो चुका है दुनिया से, क्योंकि उसका मस्तिष्क उसे कुछ कह ही नहीं रहा है, कोई विचार दे ही नहीं रहा है। उसके दिमाग में थोड़ा है कि हमें टेट देना, हमें सुपर टेट देना है, हमें ये काम करना, हमें वो काम करना है। हमारे आपकी तरह अब उसके लिए कैलेंडर रह ही नहीं गया। अब वो तो किसी से पूछता ही नहीं कि आज सोमवार है कि मंगलवार है। अब वो तो एक जानवर की तरह जीवन जी रहा है और आनंददायक जीवन जी के चला जाए, अगर उसे भरपेट खाना मिलता रहे तो बस, है ना। ये बात क्लियर है। तो मेरे कहने का मतलब हुआ कि अगर मधुमेह हो गया है तो यहाँ बुला के जाएंगे, और जब मस्तिष्क अपनी क्रियाशीलता किसी जगह से भंग करेगा, किसी जगह से अपना हिस्सा हटा लेगा, अपना कार्य निरूपण छोड़ देगा, तो पक्की बात है संबंधित अंग में लकवा हो जाएगा। अगर मस्तिष्क का वो एरिया, मस्तिष्क एक प्रकार का ट्रांसफार्मर है, समझ लो ये मस्तिष्क है, यहाँ से तार लगे हुए हैं, यहाँ बिजली तब जलेगी जब तक ये तार क्रियाशील होगा, जब तक ये ट्रांसफार्मर चलेगा। ट्रांसफार्मर में आगे ब्लॉकेज या इस नसों में आगे ब्लॉकेज, तो पक्की बात है बिजली की सप्लाई अवरुद्ध हो जाएगी और संबंधित अंग में यहाँ अब उजाला नहीं रह जाएगा, यानी वो क्रियाशीलता नहीं रह जाएगी। तो इसीलिए वहाँ पर पैरालाइसिस यानी लकवा हो जाएगा। तो लकवा से भी आप कैसे बच सकते हैं? लकवा होने का सीधा सीधा कारण मैंने बता दिया आपको, ब्लॉकेज। आप अपने खान पान को बहुत ही मेंटेन रखें, आप नियमित व्यायाम करें, आपके नसों में ब्लॉकेज नहीं आना चाहिए, आपका ब्लड प्रेशर सामान्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाई लो लगातार हो रहा है, ऐसे रोगियों के लिए भी लकवा का बड़ा चांस होता है। जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई चल रहा है ना, उन्हें पैरालाइसिस का बहुत बड़ा खतरा है। ये बात ध्यान दें, ब्लड प्रेशर जिनका हाई है, यानी ब्लड प्रेशर हाई होना भी पैरालाइसिस ला सकता है। बहुत बड़ा खतरा है ब्लड प्रेशर जिनका भी हाई हो, ये बात ध्यान देना। ब्लड प्रेशर जिनका हाई रहेगा उन्हें लकवा होने के चांस रहेंगे। तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इसमें करने की आवश्यकता नहीं समझा है, और हम मान के चलें कि हमने जो पार्ट 10 आपके साथ जोड़ा है, इसका बहुत बड़ा उद्देश्य हमारा ये नहीं था कि आपका नुकसान हो किसी भी प्रकार का। ये कंटेंट छोटा है, मैं यही विराम देना भी चाहूँगा, बशर्ते बस इतना आप समझ लें कि मैंने इस कंटेंट को अलग इसलिए जोड़ दिया क्योंकि इसके पहले वाला कंटेंट काफ़ी बड़ा हो जाता है। आप समझें जरा, मेरा कहना था कि हमने मानो रोग पार्ट 10 जानने का मतलब ये है कि इसके ठीक पहले 9 पार्ट आ चुके हैं। 9 पार्ट आप क्रमबद्ध तरीके से इनका अध्ययन करें, आप अपने आप को इनके साथ जोड़ें, बेहतर ढंग से आप इसको प्रयोग में लाएं। आपको तमाम ऐसे रोग होते हैं जो असंक्रामक हैं, आप भली भांति परिचित हैं असंक्रामक रोगों से। असंक्रामक रोग जो असंक्रामक हैं वो कभी फैलेंगे नहीं, एक दूसरे से जाएंगे नहीं। यानी जैसे हमने कैंसर देखा, हमने एलर्जी देखा, हमने मिर्गी देखा, हमने लकवा देखा, हमने सीजोफ्रेनिया देखा, हमने अब ये मधुमेह जाना है, जिसमें इंसुलिन हार्मोन की आप कह लो कमी। अगर इंसुलिन कम हो गया तब भी दिक्कत है, इंसुलिन सामान्य अवस्था में है लेकिन आपने दम पे दम मिठाई खाना शुरू कर दिया, बहुतायत मात्रा में अपने शरीर में मीठा कर दिया, तो अनुपात बिगड़ जाएगा। इसीलिए हमें बड़े सिस्टमेटिक ढंग से अपने खान पान को देखना होगा। सबसे ज़्यादा रोग की अगर बात है तो हमारा खान पान है। आप मान के चलें, एक रोग आजकल बहुत चर्चा में है, पाइल्स, जिसका कोई इलाज नहीं हो पा रहा है। पाइल्स जो कि खतरनाक है, वो अभी असंक्रामक ही है, पाइल्स भी असंक्रामक है। और ये कब्ज, आपके कब्ज के कारण पाइल्स हो रहा है। इसका मतलब आप जो खा रहे हैं वो सही ढंग से उसका पाचन नहीं हो पा रहा है। आप जो खा रहे हैं इसका मतलब बहुत ऊटपटांग चीजें आप ग्रहण कर रहे हैं, ज्यादा तैलीय पदार्थ खा रहे हैं, ज्यादा कच्चे मच्छ खा रहे होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपने पाचन प्रक्रिया को डिस्टर्ब कर दिया है। और जब पाचन प्रक्रिया यानी ये कब्ज ज़्यादा समय तक
बना रहेगा, काफ़ी दिनों तक बना रहेगा, तो एक दिन ऐसा होगा कि आपको ऐसी बहुत ही भयंकर बीमारी का सामना करना पड़ेगा, पाइल्स, बहुत खतरनाक। पाइल्स आगे चल करके कैंसर भी बन जाता है। ये बिल्कुल बहुत ही खतरनाक बीमारी है, इसलिए आप अपने कब्ज को ठीक रखें, अपने पेट को ठीक रखें। दुनिया की सर्वाधिक बीमारी पेट से ही है। अगर पेट ही सही नहीं है तो आप कभी स्वस्थ नहीं महसूस कर पाएंगे। पेट सही है तो आपको दूर दूर तक जल्दी कोई बीमारी नहीं आएगी। क्लियर है? तो मैं आपके स्वास्थ्य की चिंता करता हुआ आपको इन तमाम रोगों से परिचित कराया। हमने 10 पार्टों में हमने रोग का कंटेंट आप तक भेजने का प्रयास किया है। आप इन 10 पार्टों को बेहतर पूरे मनोवेग से एक नोटबुक के साथ बैठ करके आराम से इसे देखने का प्रयास करें। जहां कहीं समस्या हो रिवर्स हो करके देखें, और ये सारे कंटेंट जो आपके लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं, मेरा दावा है ये उपयोगी साबित होंगे। आप इनसे जुड़ करके अपने अध्ययन को और भी ऊंचाई पर ले जाएं। उम्मीद है, आशा, विश्वास आप ऐसा करेंगे। और अगर हमारे कंटेंट आपको अच्छे लग रहे हैं, अगर मैं आपके साथ जुड़ करके अच्छा कर पा रहा हूँ, तो आपसे गुजारिश है हमारी कि आप अपने चैनल को थोड़ा सा मोटिवेट करें, थोड़ा सा अपना योगदान अपने इस चैनल को दें। आपका थोड़ा सा एक काम, आप रोज़ नेट खर्च करते हैं, प्रत्येक दिन आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और प्रत्येक दिन आप मोबाइल से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। आपका एक लाइक, आपका एक शेयर, आपका एक कमेंट, आपका एक सब्सक्राइब इस चैनल को ऊर्जा दे सकता है, हमें ऊर्जा दे सकता है। तो आपसे मुखातिब होंगे हम नई कक्षा में। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।